गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महान जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का टॉपिक है। इससे पहले मैंने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट MCQ उनके कॉन्सेप्ट के साथ समझाए थे, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करते हैं और ऐसे करते करते लगभग हम 5 लेक्चर्स इस IMED के बेसिक स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। उसके बाद में हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिए कि आप कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करिए। जो भी मैं बताता जा रहा हूँ इस ऑप्शन के साथ में, उसको आप कॉपी में नोट करते चलें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बस रटना है, याद करना है। फादर ऑफ अ टाइम स्टडी वॉज। टाइम स्टडी मैंने बताया था, टाइम स्टडी क्या होती है। टाइम स्टडी, एक वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में कितना काम करता है, एक मशीन स्टैंडर्ड टाइम में कितना काम करती है, एवरेज टाइम में कितना काम करती है, वो स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग। वो स्टडी हमारी कहलाती है क्या, वो स्टडी हमारी कहलाती है टाइम स्टडी। ठीक है, तो टाइम स्टडी के जनक किसको माना जाता है, टाइम स्टडी का जनक माना जाता है FW टेलर। ठीक है, FW टेलर। तो इस वहाँ पे जहाँ पे आप नोट्स लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लेना, फादर ऑफ अ टाइम स्टडी, फादर ऑफ टाइम स्टडी इज कॉल्ड FW टेलर। हेल्से प्लान। हेल्से प्लान क्या है। हेल्से प्लान बेटा, हेल्से एक साइंटिस्ट थे, कुछ लोग इनको हैसे भी बोलते हैं। एल जो है उसको क्या कर देते हैं वो लोग, साइलेंट कर देते हैं। तो आप हेल्से बोलिए या हैसे बोलिए, एक ही बात है। आप अपनी कॉपी में जैसे स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, हेल्से भी बोल सकते हैं, हैसे भी बोल सकते हैं। आपको जहाँ कहीं भी हेल्से या हैसे लिखाई दे, आप इनसे क्या समझेंगे, हेल्से नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये कैसे साइंटिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट या बोल सकें कि मैनेजमेंट के विचारक हेल्से नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने एक मॉडल दिया था, वो मॉडल था कि हम अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दें, वेजेस कैसे दें। तो हेल्से जहाँ भी लिख करके आपको दिखाई दे, इससे आप क्या समझेंगे, सैलरी या फिर वेजेस। सैलरी को मैनेजमेंट की भाषा में वेजेस बोलते हैं। ओके, सैलरी को मैनेजमेंट की भाषा में वेजेस बोलते हैं। ओके, तो हेल्से ने एक ऐसा मॉडल दिया था जिससे ये डिफाइन किया गया कि भैया हम अपने जो भी वर्कर मजदूर हैं उनको हम कैसे सैलरी दें या कितनी सैलरी दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट अप्लाइड फॉर द ऑल लेवल ऑफ वर्कर। गलत बात है। हेल्से ने जो मॉडल दिया था वो सभी प्रकार के वर्करों के लिए वो था, सूटेबल था। उसमें सभी प्रकार के वर्कर इंक्लूड थे। ऐसा नहीं था कि कोई अलग प्रकार का वर्कर हो और कोई अलग प्रकार का वर्कर हो। ठीक है, तो उनका जो मॉडल था वो सभी प्रकार के वर्करों के लिए सूटेबल था। अगला आता है, इट इज़ अप्लाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्कर। यस, बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ के देख लेते हैं। डस नॉट गारंटी द मिनिमम वेजेस। नहीं, मिनिमम वेजेस की गारंटी करता था। जो हेल्से का जो प्लान था वो
फैक्ट्री ओनर या मालिकों के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, हमारी तो मेरी तरह कर्मचारी, उनके लिए अच्छा नहीं था। वो क्या सुनिश्चित करता था? हेल्थ का जो वेजेस प्लान था, वेजेस इंसेंटिव प्लान था, वो कर्मचारियों को मिनिमम से मिनिमम मिलने वाला मेहनताना या सैलरी को रिकमेंड करता था। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ वर्कर। हेल्थ से वेजेस प्लान इज़ फेवरेबल फॉर द एम्प्लॉयर कैटेगरी या फिर फैक्ट्री मालिक कैटेगरी। ओके, फैक्ट्री मालिकों के लिए अच्छा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाता है। इट इज़ अप्लाइड फॉर द ऑल लेवल ऑफ वर्कर्स। The technique for establishing and maintaining priorities among the variable jobs of any project is known as। एक ऐसी टेक्निक जो इस्टेब्लिश करती है प्रायोरिटीज़ बहुत सारी जॉब्स के अंदर। यानी एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपको प्यास लग रही है, यू आर थर्स्टी, आपको प्यास लग रही है और आपको क्या लग रही है? ठंड लग रही है। क्या लग रही है? कोल्ड लग रहा है। तो आप पहले क्या करोगे? पहले कपड़ा पहनेंगे या पहले पानी पिएंगे? और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, तो आप क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? पानी पिएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि आपको ठंड लग रही है, या ठंड की जगह यहाँ क्या करो? थर्स्टी, आप प्यासे हैं और आपको क्या लग रही है? गर्मी लग रही है या भूख लग रही है, ऐसे मानो। तो आप पहले क्या करेंगे? आप पहले करेंगे कि आप अपनी थर्स्ट का इलाज करेंगे। आपको जो आपको प्यास लग रही है, आप पहले पानी पिएंगे, खाना वाना बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ? आपने प्रायोरिटी किसे दी? आपने प्राथमिकता किसे दी? आपने प्राथमिकता दी प्यास को, ना कि भूख को। ऐसे ही इंडस्ट्री में ये पहचानना कि हमें, इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं। काम मान लो इतने सारे काम हैं, A B C D, है ना, A B C D E F, इतने सारे काम हैं हमारे पास। इन इतने सारे कामों में से कौन सा काम हम पहले करें, इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई। ठीक है, उस टेक्निक में वो क्या कह रहे हैं कि उस टेक्निक में क्या रेशियो लेते हैं, उस चीज़ में क्या कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं? क्रिटिकल शेड्यूलिंग रेशियो करते हैं या क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है, हम जो चीज़ क्रूशियल होती हैं, क्रिटिकल होती हैं, उनको पहले करते हैं, और जो चीज़ नॉन क्रिटिकल होती है, नॉन इम्पॉर्टेंट होती है, नॉन मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर होती हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? बाद में करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपको मान लो भूख लग रही है, प्यास लग रही है और आपको नहाना है, या आपके कपड़े गंदे हैं, आपको क्या करना है? क्लॉथ वॉश करने हैं। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप पानी पिएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर आप क्लॉथ को वॉश करेंगे। यानी आपने अपने हिसाब से देख लिया कि कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, फिर कौन सा उससे कम इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। दीज ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ द प्रायोरिटी टेक्निक्स। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री में शेड्यूल की जाती हैं, और इसको हम कैसे करते हैं? क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग प्रोसेस करके इसको करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ। मोशन स्टडी, मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कार्य। भाई मूव करेगा तो कार्य करेगा ना, तो हम इसमें किसका कार्य देखेंगे बेटा?
एक्शन देखेंगे ना, किसके एक्शन देखेंगे, ऑपरेटर के, है ना, कि ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, ऑपरेटर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं बेटा, मोशन स्टडीज़ में करते हैं। मान लीजिए आपने एक मान लो आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, मान लीजिए आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है और बिस्किट की फैक्ट्री मान लो, और आपके यहाँ एक शेफ़ है। कितना शेफ़ है, एक ही शेफ़ है, वही बनाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसकी इस मोशन को स्टडी करेंगे कि वो क्या कह रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है, जो हमारी फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहा है इस समय, उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरीके से एक्शन ले रहा है या कर रहा है। तो दैट इज द मोशन स्टडीज। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिफर्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़े, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है लीनियर, ठीक है, एक होती है स्टाफिंग, ठीक है, और एक होती है हॉरिजॉन्टल। लीनियर को वर्टिकल भी बोलते हैं। 3 टाइप की होती हैं। एक होती है हाइब्रिड, हायर लेवल पे जाके। तो इसमें क्या होता है, एक लीनियर प्रोसेस को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, एक मैनेजर होगा, फिर उससे छोटा मैनेजर होगा, फिर उससे छोटा मैनेजर होगा, फिर उससे छोटा मैनेजर होगा, उससे नीचे 2 मैनेजर होंगे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकल वर्टिकल, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, लीनियर, ठीक है। और स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग में एक मैनेजर, उसके नीचे 2 मैनेजर, उसके नीचे 5 वर्कर, इधर 5 वर्कर, इधर 5 वर्कर के नीचे और वर्कर और वर्कर। तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी बेटा, स्टाफिंग, ठीक है। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती हैं, यानी जो काम करती हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसमें हायर लेवल ऑफिसर, लोअर लेवल ऑफिसर और लोअर लेवल ऑफिसर वो भी होते हैं, और एक लेवल के, एक बराबर के ऑफिसर भी बहुत सारे होते हैं। तो ये कैसी टेक्नोलॉजी हो गई, एक तरीके से ये ऐसी इंडस्ट्री हो गई जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो इस हाइब्रिड को ही हम बोल देते हैं क्या बेटा, लीनियर एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, आपकी लीनियर और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो मोशन स्टडी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मोशन स्टडी बताया था, जिसमें हम किसी ऑपरेटर की, किसी काम करने वाले व्यक्ति की क्या देख रहे थे, इफिशिएंसी देख रहे थे, है ना। तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है उससे छोटा। मोशन स्टडी में हम पूरे दिन भर की प्रक्रिया देख रहे थे, पूरे दिन भर कैसे काम करता है, कितना काम करता है, एक हफ्ते में कितना करता है या एक महीने में कितना करता है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रो मोशन की बात करें, माइक्रो मोशन स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो माइक्रो मोशन स्टडीज़ में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हम छोटे छोटे सब डिवीज़न कर देते हैं, काम के छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। कि मान लीजिए आपका जो मिस्त्री है, मान लो बिस्किट की फैक्ट्री, वही ऑप्शन लेके चलते हैं, वही एक तरीका लेके चलते हैं। बिस्किट की फैक्ट्री है, मान लीजिए आपका जो काम करने वाला कुक है, वो बिस्किट को बनाता बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है, मतलब बिस्किट का साइज़ बहुत अच्छा देता है, लेकिन वो सेकने में टाइम ले लेता है, उसको बेक करने में टाइम ले लेता है, या वो उसका आटा बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, लेकिन उसका साइज़ में कटिंग करने में थोड़ा सा धीमा है। तो क्या हो जाएगा, उसका एक काम तो अच्छा है, दूसरा काम कैसा है, बेकार है, या उसके सभी काम अच्छे हैं। तो उसके काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी स्टडी करना, किसी भी कर्मचारी के छोटे छोटे पैरामीटर्स पे, छोटे छोटे
चीज़ों पे उसकी स्टडी करना कि ये कैसा करता है, ये कैसा करता है, ये काम कैसा करता है, ये काम कैसा करता है, लिखता कैसा है, पढ़ता कैसा है, बोलता कैसा है, इन सारी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या? माइक्रो मोशन स्टडी। और इसका पूरा नाम होता है माइक्रो मोशन स्टडी ऑफ अ एम्प्लॉय, ठीक है, या सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आप रखिए, सेगमेंट होता है जिसमें पूरे के पूरे कर्मचारियों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब डिवीजन एंड ऑपरेशन इनटू द ट्रिबलिंग्स एंड देयर एनालिसिस, उनको क्या करें? डिवाइड कर दें और उसकी क्या करें? एनालिसिस करें। अब आता है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन इज एनालाइज्ड बाय। मटेरियल हैंडलिंग, कच्चा माल आपकी, मान लो ये फैक्ट्री है छोटी सी, आपका कच्चा माल यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से मटेरियल को यहाँ जाना, और बाज़ार यहाँ पर है, यहाँ से बाज़ार पे जाना, यहाँ से माल यहाँ आना, कच्चा माल यहाँ से माल को बनना और यहाँ बाज़ार में जाना। ये क्या है? मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये क्या है? मटेरियल हैंडलिंग है, ठीक है। अगर मैं फैक्ट्री को इस तरीके से बना दूँ कि यहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है और यहीं पे फैक्ट्री है, ठीक है, और माल यहाँ बिक रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट जो है वो कम हुई, यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो बार बार यहाँ से इस तरीके की चीज़ों को उतारना चढ़ाने में जो हमें कॉस्ट लगने वाली थी ज़्यादा, वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। छोटे लेवल पे हम सोचें तो ये 10 पैसा 20 पैसा निकलती है, लेकिन अगर हम किसी बड़ी फैक्ट्री के हिसाब से सोचें तो ये पैसा करोड़ों में जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना होता है? मैनेज करना होता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग कॉस्ट या मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। दैट इज दिस टर्म इज कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हो जाएगा, ओके। एंड प्लांट लोकेशन, मैंने आपको बताया प्लांट लोकेशन क्या होती है। प्लांट लोकेशन, आपका प्लांट या तो रॉ मटेरियल जहाँ पे माल कच्चा माल मिल रहा है वहाँ पे पास में होना चाहिए, या जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे पास में होना चाहिए। तो इससे आप क्या करते हैं? ट्रैवलिंग का काफ़ी खर्चा आप बचा लेते हैं, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं? फैक्ट्रीज़ को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाए, क्योंकि मार्केट का हमें पता नहीं होता कि हमारा सामान कहाँ बिकने वाला है, ओके। तो इसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन। तो ये चीज़ें किस चीज़ में हम लोग बनाते हैं? ये चीज़ें हम किस चीज़ में चेक करते हैं? तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं ट्रैवल चार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। An event is indicated on the network by. What is the mean of? एक इवेंट मतलब मैंने आपको बताया काम शुरुआत होने से लेकर के काम ख़त्म होने तक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? एक तरीके से पूरा का पूरा इवेंट कहलाता है। यानी कोई काम करना शुरू किया और करने से लेकर के ख़त्म किया। मान लीजिए बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें जहाँ से कच्चा माल खरीद के लाए वहाँ से हमने शुरू किया, और जहाँ हमने प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच दिया वहाँ पे हमारा काम ख़त्म हुआ। तो दैट ऑल इज़ द इवेंट। किसके लिए? फैक्ट्री मालिक के लिए। लेकिन अगर मैं कर्मचारी हूँ, मैं कुक हूँ मैं बेकर हूँ, तब मुझे क्या है? मेरा काम है खाली रॉ मटेरियल आ गया, मुझे बनाना है और मुझे दे देना है। तो दैट इज़ एन इवेंट फॉर मी। तो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इवेंट जो है वो क्या होता है? जो इवेंट इंडिकेटेड नेटवर्क है, यानी या इवेंट नेटवर्क बोल दो, ठीक है। इवेंट नेटवर्क क्या होता है? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या स्ट्रेट लाइन में चलता है? नहीं। नंबर ऑफ इनक्लोज सर्कल एंड स्क्वायर्स। सर्कल एंड स्क्वायर्स होते हैं इसमें, या स्ट्रेट लाइन्स एंड सर्कल स्क्वायर्स एट द एंड, या डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन तो होगा नहीं, रुक रुक के तो चलेगा नहीं, पहली चीज़ खत्म हो गई। अब आता है स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल भी नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। इवेंट कैसा होता है?
इवेंट होता है जब कोई भी फैक्ट्री होती है, किसी भी तरीके का वर्किंग हो रही होती है, तो वहाँ पे या तो स्क्वायर होता है या सर्किल होता है। जैसे जैसे मान लीजिए मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, मैंने माल खरीदा, खरीद के सामान बेच दिया, फिर मैंने माल खरीदा, फिर खरीद के सामान बेच दिया, फिर मैंने माल खरीदा, खरीद के सामान बेच दिया, माल खरीदा, खरीद के सामान बेच दिया, दैट इज़ द सर्किल। ओके, या फिर स्क्वायर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इवेंट है उसमें क्या होता है, इवेंट नेटवर्क में क्या होते हैं, इनक्लोज्ड सर्किल होते हैं और स्क्वायर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है। एक फंक्शनल मतलब वेल परफॉर्मिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री या कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो बढ़िया काम कर रही है। इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहला, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ बेटर, जाहिर सी बात है होना चाहिए। ठीक है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमम, बिल्कुल सही। अगर वेस्टेज ऑफ मटेरियल मिनिमम होगा तब हमारी जो प्रॉफिट कॉस्ट है, जो प्रॉफिट आएगा, यानी प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और जो प्राइम कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, है ना। फिर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइड इंडिविजुअल वर्कर आर प्रोवाइडेड, स्पेशलाइज्ड लोग होंगे हमारे पास, अच्छे लोग होंगे काम करने वाले। यस, तो ये तीनों ही चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती हैं बेटा, इंक्लूड हो जाती हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ बेटर, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमम, एंड स्पेशलाइज्ड लेबर और वर्कर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ऑल ऑफ दी अबव इज़ द राइट आंसर। अब आ जाओ 20वां, फॉर अ मटेरियल ऑपरेशन कन्वेयर्स आर यूज्ड व्हेन प्रिवेलिंग कंडीशंस इंक्लूड। आपने कन्वेयर सुने, जब आपने मॉश पढ़ा होगा तब आपने पढ़ा होगा बेल्ट कन्वेयर, ऐसे चलता है ना, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे सामान रख दिया, यहाँ से सामान थोड़ी देर में घूम के अपने आप कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, बेल्ट कन्वेयर हो गया। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेटिक कन्वेयर, बहुत सारे कन्वेयर्स पढ़े होंगे, केमिकल इंजीनियरिंग मैंने भी पढ़ी है तो मुझे पता है, तो मेरे पास नॉलेज है इस चीज़ की। तो जितने भी कन्वेयर्स होते हैं, कन्वेयर्स मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कन्वेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो कन्वेयर्स होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं और कब यूज़ होते हैं। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि जब हमारे पास लोड यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं है कि लोड में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा लोड है और कभी बहुत कम लोड है, तो कभी तो हमारा कन्वेयर चलाने में भी खर्चा आता है ना, तो कभी तो उसका खर्चा निकल रहा है और कभी उसका खर्चा नहीं निकल रहा है, तो ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, रूट्स डू नॉट वेरी, जहाँ से जहाँ सामान जा रहा है, मान लो प्रोडक्शन लाइन ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पे बी है। अब मान लो यहाँ पे मोटरसाइकिल है, यहाँ पे मोटरसाइकिल के पहिए लग रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ पे क्या लग रहा है, मोटरसाइकिल का इंजन लग रहा है। तो अब ये सालों साल इसी तरीके से चलेगी। तो मोटरसाइकिल को उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ से वो अपने आप इसके पास चली जाएगी, ये वहाँ पे इंजन फिट कर देगा, यहाँ से यहाँ आके इसमें क्या हो जाएगा, टंकी लग जाएगी, यहाँ से आके इसमें पॉलिश हो जाएगी, अपने आप निकल के बाहर चली जाएगी। तो ये क्या है, कन्वेयर। तो आपका रूट एक तरीके से कि माल कहाँ से कहाँ जाना है फैक्ट्री के अंदर, वो डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, मटेरियल मूव रिलेटिवली कंटिन्यूसली। यस, आपकी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। एडवर्टाइज बहुत आते हैं। हाँ, तो आपका जो मटेरियल मूव हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूसली होनी चाहिए। रूट्स कैसे होने चाहिए, वेरी नहीं होने चाहिए। और लोड्स कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये आपकी प्रोसेसेस हैं तब आप वहाँ पर कन्वेयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, कन्वेयर्स का यूज़ कर लेंगे। उम्मीद है बेटा आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिए
जो टर्म हैं, टेक्निकल टर्म हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बताइए, मैं उनके बारे में आपको किसी तरीके से नोट्स या कुछ तरीके से आपको कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पर्सनल किसी तरीके से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चंस का हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हाई लेवल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर एग्ज़ाम में आप उसने कठिन पेपर बनाया तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये एज एन मैनेजमेंट के स्टूडेंट आपको पता भी होने चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें मैं समझा रहा हूँ वो समझ ना पाएँ आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए, हाँ। और लगातार पढ़ाई करते रहिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।